हेलो दोस्तों। आज हम लगाएंगे आरपीएफ कांस्टेबल का मॉक आरडब्ल्यूए का, जो कि 5 जनवरी 2025 वाला मॉक है। ठीक है, तो इसका एग्ज़ाम भी आने वाला है। अभी ऑफिशियल डेट नहीं आई है, बट यस, जल्दी ही इसका एग्ज़ाम होगा। आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए आज हम इसका मॉक टेस्ट लगाएंगे। अभी हाल ही में मेरा एक दोस्त है जिसने मॉक टेस्ट लगाया था, तो उसने बताया कि काफ़ी अच्छे लेवल का मॉक टेस्ट आया। तो हम लाइव मॉक लगाएंगे, मैं आपके सामने ही लाइव लगाऊंगा मॉक। ठीक है, देखते हैं कितना स्कोर रहता है। और स्कोर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको इससे अप्रोच सीखनी है कि मैं किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। आपको उससे सीखना है। ठीक है, कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच क्या रखनी है। कई बार हम यूनिट डिजिट से आंसर निकालेंगे, कई बार हम केवल कुछ मल्टीपल से आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को आपको सीखना है। ठीक है ना, तो मेन पर्पस इन इसका यही रहने वाला है। तो आप इसका पूरा वीडियो सॉल्यूशन देखें और आपको इससे बेनिफिट होगा ही होगा, ये मेरे को लगता है। चलिए शुरू करते हैं। कंटिन्यू। देखिए, मैं इसका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन पहले करता हूँ नॉर्मली, बट आज पहले क्वांट का सेक्शन करते हैं, पहले मैथ्स करते हैं, क्योंकि मैथ्स का सॉल्यूशन पहले करेंगे। आपको देख के अच्छा लगेगा, सॉल्यूशन देखेंगे आप, अच्छा लगेगा आपको। तो पहले मैथ्स ही करते हैं, फिर रीजनिंग करेंगे, फिर जीएस करेंगे। ठीक है, इसी सीक्वेंस में करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करके कार्यालय पहुंचा 10 मिनट लेट, फिर 24 किलोमीटर की स्पीड से गया तो 18 मिनट लेट पहुंचा। तो उसके घर से कार्यालय की दूरी बतानी है। देखिए, ये घर है, ये उसका कार्यालय है, तो ये इसकी दूरी है। वो स्पीड अलग अलग चल रहा है, बस डिस्टेंस तो सेम है। जब डिस्टेंस सेम होता है और स्पीड अलग अलग रहती है, तो सेम डिस्टेंस पे स्पीड और टाइम जो होते हैं वो एक दूसरे के समानु इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, उल्टा होता है उनका अनुपात। मैं अगर बात करूं, पहले वो 30 की स्पीड से चलता है तो वो 10 मिनट लेट पहुंचता है। बाद में उसकी स्पीड कितनी हो जाती है? 24 हो जाती है। तो इनका जो अनुपात होगा, इसका उल्टा अनुपात किसका होगा? टाइम का। कब? जब डिस्टेंस सेम हो और स्पीड अलग अलग हो। तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा टाइम का? 4:5। ठीक है जी, पहले वो 10 मिनट लेट पहुंच रहा था, बाद में वो 18 मिनट लेट पहुंच रहा है। मतलब इसने कितनी और देरी कर दी? 10 मिनट लेट पहुंच ही रहा था, अब दूसरी 24 की स्पीड से वो 18 मिनट लेट पहुंचा, मतलब 8 मिनट और लेट पहुंचा। तो इसकी स्पीड से टाइम में यहाँ पे तो 1 यूनिट का गैप आया, 1 यूनिट ज़्यादा लगा इसको। बट एक रेशियो की यूनिट की एक्चुअल वैल्यू तो 8 मिनट है ना, एक्चुअली में तो उसको 8 मिनट ज़्यादा लगा है। तो यहाँ पे एक रेशियो ज़्यादा लगा है, तो एक रेशियो की वैल्यू 8 मिनट 8 मिनट है। तो यहाँ पे कितना है टाइम? ओवरऑल उसको कितना लगा? 4 यूनिट। तो उसको ओवरऑल टाइम लगेगा 8 × 4 यूनिट, मतलब 32 मिनट इसको लगा होगा ओवरऑल टाइम। ठीक है, तो यानी कि वो 30 की स्पीड से 32 मिनट में कवर कर देता है अपने घर से कार्यालय तक की दूरी। तो देख लेंगे 32 मिनट में वो कितना चलेगा, उतनी ही उसकी दूरी होगी कार्यालय की। तो इसको रफ कर देते हैं। ये चल रहा था 30 की स्पीड से, तो वो 1 मिनट में चलता है भाई, डिवाइडेड बाय 60। 1 घंटे में 30 चलता है, मतलब 60 मिनट में 30 चलता है, तो 1 मिनट में इतना चलेगा। इसको चलाना कितना है? 32 मिनट तक। तो आप इसको काटें, ये खत्म, 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, 2 से 32 कितनी बार में जाएगा? 16 बार में। ठीक है, तो इसका 16 हो गया आपका करेक्ट आंसर। ABCD ने किसी व्यवसाय में इस अनुपात में निवेश किया है, सी को इतना लाभ मिला है, ए और बी के लाभ का कुल हिस्सा कितना है ये बताना है आपको। ठीक है, देखिए जिस रेशियो में आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, उसी रेशियो में आपको क्या मिलता है? लाभ मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, सी का हिस्सा दे दिया तो और इजी हो गया क्वेश्चन। ठीक है, सी का हिस्सा कितना दे रखा है आपको? 8, 9, 1, 0। तो सी का एक्चुअली में रेशियो की वैल्यू कितनी है? 9। तो 9 रेशियो की वैल्यू कितनी है आपकी? 8, 9, 1, 0। ये 9 रेशियो की वैल्यू दे रखी है ना, सी का हिस्सा दे रखा है। तो सी का हिस्सा 9 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको, 8, 9, 1, 0। 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए इसको 9 से डिवाइड कर दिया तो एक रेशियो की वैल्यू आ गई। इसने पूछा है ए और बी का लाभ, तो ए को 3 यूनिट मिला है, बी को 7 यूनिट, मतलब 7 रेशियो मिला है। दोनों को ओवरऑल मिला है 10 रेशियो। एक रेशियो की वैल्यू तो ये है, अब इसमें इंटू 10 कर देंगे, 10 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने इसको काट दिया, 9 में 81, 8 इधर बचा, 9 में 81, 0।
तो ये आ जाएगा 9900। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्या है भाई? 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि इतनी है, शंकु का आयतन बताना है। देखिए आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है हमारा शंकु। इस तरीके से ये बीच में त्रिज्या जा रही है, ये यहाँ से इसकी ऊंचाई होती है h, और ये होती है इसकी l साइलेंट हाइट, फिर ये ऊंचाई ये होती है r। ठीक है, इसने बोला इसके आधार की परिधि, मतलब ये आधार की परिधि बराबर होती है 2πr। तो 2πr आपको दे रखा है कितना? 42 पाई। 42 पाई है, 2πr की वैल्यू, पाई से पाई खत्म। 2 से 42 कितनी बार में जाएगा? 2 दूनी 4, 1, यहाँ आर बचा है 21, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई? 21। अब देखिए शंकु का जो क्या निकालना है हमें? आयतन। ये आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r² h। ठीक है जी, तो 1/3 इंटू पाई 22/7 इंटू आर हमारी कितनी आई है भाई? 21 r² इंटू एच कितना दे रखा है हमारा? 24। तो इंटू एच मतलब 24। देखिए 7 से ये गया 3 बार में, 7 या 21, 3 से ये 3 गया 1 बार में। अब यहाँ पे क्या बचा? 22 इंटू 21 इंटू 24। देखो यूनिट डिजिट सबका अलग है, तो यूनिट डिजिट निकाल लो, कैलकुलेशन पूरी मत करो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 8 यूनिट डिजिट आएगा। तो आंसर हो गया आपका बी, ऑप्शन नंबर बी। तो आपने देखा ना, यूनिट डिजिट से आप कर सकते हो क्वेश्चंस को। इसमें बोला इसने 120 मीटर कपड़े की जो मूल्य है वो है कितना? 120 मीटर कपड़े का मूल्य है आपका 9600। ठीक है जी, 9600। 147 मीटर कपड़े का मूल्य निकालना है, तो 1 मीटर के लिए क्या करेंगे आप? इसमें 1 से इंटू कर दो, कोई फर्क पड़ा नहीं। अब 120 को इधर ले जाओ, तो 1 मीटर कपड़े की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको 120 से डिवाइड दे दिया तो यहाँ पे 1 बचा। 1 मीटर कपड़े की वैल्यू इतनी आ गई। निकालनी कितने की है? 147 मीटर की। तो आपने इसको 147 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ऊपर ख़त्म, 12 अट्ठे 96 80। फिर से देखते हैं, 8 सत्ते 56, 6 तो है 2 में, तो आपको करना पड़ेगा इसको 8 से मल्टीप्लाई करो। एक ज़ीरो तो आएगी, 80 है क्योंकि यहाँ, तो यहाँ 8 के बाद ज़ीरो। 8 सत्ते 56, 5, 8 चौक 32 और 5 37, 8 एकम 8, 8 और 3 11, 8 एकम 8, सॉरी 8 चौक 32 और 5 लेना था ना, 32 और 5 37, 3 8 एकम 8, 8 और 3 11, 11 76 0। ये क्या किया है भाई इसमें? इसको ये लिखा जाता है, तो इसकी मान ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू बतानी है। इसमें क्या कर दिया? इसमें छेड़खानी, 42 43 42 63 सही है। पॉइंट को हटा के इसने कितनी? 1 2 3 4, 4 आगे भेज दिया, तो 1 2 3 4। जब पॉइंट को आगे भेजना होगा तो आपको नीचे 4 जीरो से डिवाइड करना होगा। 3 4, इसको 4 जीरो से डिवाइड किया है, मतलब एक के बाद 4 जीरो से डिवाइड किया जाएगा जब जाके ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। जब किसी फ्रैक्शन में जो अपॉन में दिया होता है नीचे, इसके नीचे भी कुछ दिया होता है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाता है? इनटू हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जाके इनटू हो जाएगा। इट मीन्स कि इस फ्रैक्शन में मैंने इनटू इतना किया, तब जाके क्या बना? ये वाला बना। तो इधर मैंने इनटू इतना किया, तो इधर भी इनटू इतना करना पड़ेगा। तो इस वाले पार्ट में जब मैं इनटू 4 जीरो करूँगा, तो 4 के बाद पॉइंट है, 4 जीरो से इनटू होगी, तो ये पॉइंट चारों खत्म हो जाएंगे और ये केवल वही बचेगा जो है। ठीक है, 2 3 4 6 कहाँ गया? 2 3 4 6। ठीक है जी। दो अभाज्य संख्याओं x और y जिसमें x बड़ी है, इनका एलसीएम इतना है h। देखिए अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है? उनका गुणनफल, क्योंकि उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। उनके जो फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर्स के, अभाज्य संख्याओं के, वो एक होता है और वो खुद होता है। तो अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है वही इनका एलसीएम होता है। एलसीएम दे रखा है 253। तो 253 जो है भाई, ये दो संख्याओं का मल्टीपल है, मल्टीप्लिकेशन करके आए। तो मैं इसको, क्योंकि छोटी संख्या है, तो मैं इसको अभाज्य संख्या से मल्टीप्लाई कर कर डिवाइड करके देख लूँ, है ना।
तो अगर जिस भी अभाज्य संख्या से ये कट गई तो ऑटोमेटिकली दूसरी वाली आ जाएगी। तो मैंने इसको 5 से डिवाइड करना है, 3 से तो हो नहीं रहा, 5 से भी नहीं हो रहा, 7 से भी नहीं हो रहा, ये 11 से हो रहा है। 11 दूनी 22, 3 बचा, 11 तिया 33, मतलब जब ये 11 से कट गया 23 बार में, तो यानी कि ये क्या है, 11 इंटू 23 है। तो एक संख्या 11 होगी, एक 23 होगी, तभी तो इनका एलसीएम ही आएगा। तो एक 11 एक 23 है, तो इनके बीच का क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया हमारा, 12। तो 12 आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार्यालय में 216 मेज हैं, 264 कुर्सियां हैं, 1/6 मेज, 1/4 कुर्सी क्या हो गया, टूट गई। कितने लोग कार्य कर सकते हैं यदि प्रत्येक व्यक्ति को एक मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता होती है। मतलब एक व्यक्ति को अगर काम करना है तो उसको एक मेज और एक कुर्सी चाहिए। अब देखना है कितनी टोटल बचेंगी। भाई 216 थी क्या मेज, इसमें से 1/6 टूट गई, तो इसका 1/6 टूट चुकी है। कितनी टूट गई, 6 तिया 18, 6 छिक 36, तो इसमें से 36 टूट गई, तो कितनी बची, 16 गया, 20 गया, तो 180 बची। और कुर्सियों में से 1/4 टूट गई, तो 264 में से इनका 1/4 टूट चुकी है। तो ये कितना है, 4 छिक 24, 4 छिक 24, तो कितना बचा, 64 गया, 2 गया, 198। भाई 180 है मेज, 198 है कुर्सियाँ। एक एक चीज़ दोनों चाहिए ही चाहिए किसी व्यक्ति को, तो 180 पे ख़त्म हो जाएंगी ना कुर्सी, तो 180 ही मैक्सिमम लोग होंगे जो काम कर सकते हैं। 400 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5, 6 और 7 से विभाज्य हैं। तीनों से विभाज्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो इसमें है, जो तीनों से डिवाइड की जा सके। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो आपको जितनी संख्याओं से डिविजिबल होना चाहिए वो उनका एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम क्या आएगा, तीनों संख्या में कुछ कॉमन है नहीं, तो इनका एलसीएम आएगा 6 पंजे 3 सत्ते 21, 210, 210 आएगा एलसीएम। 400 के बाद 210 का कौन सा मल्टीपल है, जब इंटू 2 करेंगे तो 420 आएगा, 21 दूनी 42। तो 400 के बाद एक संख्या तो आ जाएगी हमारी 420। अब दूसरी संख्या इसमें, ये पहली संख्या आ गई, ठीक है जी। दूसरी संख्या इसमें मेरे को 210 और जोड़ना पड़ेगा, है ना, मल्टीपल ही तो होगा उसका, 0 3 6, ये आ गई दूसरी संख्या। अब जो तीसरी संख्या आएगी उसमें मैं 210 जोड़ूंगा तो वो 840 हो जाएगी, जो कि 700 से ज़्यादा है। तो इन दोनों के बीच दो ही संख्याएं, एक 420 और एक 630, जो इन तीनों से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो आपकी दो संख्याएं हैं यहाँ पे। ये क्या आ गया, 777 3 बार, ये 3 बार, यानी कि ये क्या हो गया आपका, ए की क्यूब, ये हो गया बी की क्यूब, और यहाँ पे क्या दे रखा, ए का स्क्वायर माइनस बी, नहीं, ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बराबर होता है हमारा, जो नीचे दिया हुआ है वही, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और हमारा ए प्लस बी। ठीक है जी, ठीक है। तो हमें नीचे ऑलरेडी ये देखो, ये ऊपर वाली है ये चीज़, और नीचे भी यही वाली फॉर्म दे रखी है। ठीक है, नीचे क्या दे रखा है, ये दे रखा है ए स्क्वायर माइनस ए बी इंटू बी स्क्वायर, ये नीचे दे रखा है। तो इससे तो ये कट गया, तो ऊपर क्या बचा यहाँ पे, केवल ए प्लस बी। तो ये कितना हो गया, 7 4 11 और एक 12, तो यहाँ पे बचा भाई 1200। अब इसको इंटू कर रखा है आपका 1/77 में से ये गया, कितना बचा, 30 बचा। तो 30 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये ख़त्म, 3 चौक 12, ये आपका आ गया 40। ठीक है जी, ठीक है। 6 विषम संख्याओं का औसत 36 है यदि अगली 4 क्रमागत विषम, अच्छा क्रमागत विषम संख्याओं का औसत है 36, अगली 4 विषम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। देखो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बताया जो एवरेज होता है वो जितनी भी संख्याएं हों उनके बीच वाली संख्या जो होती है वो एवरेज होती है। इसमें 6 संख्याएं हैं, तो आप कहोगे इसमें तो बीच की कोई संख्या ही नहीं है, क्योंकि 1 2 3 संख्या यहाँ पे आ गई, 1 2 3 संख्या यहाँ पे आ गई, बीच में तो कोई बची नहीं। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के जो बीच की वैल्यू होती है वो एवरेज होती है।
अब हमें पता है कि 36 एवरेज है, तो यहाँ पे क्या रहा होगा, 35 रहा होगा, क्योंकि विषम संख्या है क्रमागत। और यहाँ पे 37 रहा होगा, तभी तो इनके बीच की 36 आई। तो 1 2 3, तीसरी तो संख्या ये हो गई 35, चौथी संख्या ये हो गई। ठीक है। अब इसने ये कहा कि 4 संख्याओं को और शामिल कर लो, तो आपको आगे 4 संख्याओं का ऐसे लिख लिख के शामिल नहीं करना। हमें पता है 6 संख्याएं तो हैं, 4 और शामिल कर ली, 1 2 3 4, तो टोटल कितनी संख्याएं हो गई, 10। जब 10 संख्याएं हो जाएंगी क्रमागत विषम, तो इनका एवरेज क्या होगा, 5 इधर हो जाएंगी, 5 इधर हो जाएंगी, तो पांचवी और छठी के बीच की जो संख्या होगी वो इनका एवरेज होगा। हमें पता है चौथी संख्या क्या है, 37 है, पांचवी क्या है, 39 है, छठी क्या हो जाएगी, 41 हो जाएगी, इनके बीच की संख्या हो जाएगी 40। तो आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 40। फालतू करने की जरूरत नहीं है इसमें कुछ भी। आपको क्या बोला है क्वेश्चन ने, एक क्रिकेट खिलाड़ी 20 मैचों में 35 एवरेज स्कोर करता है, 12 में उसने इतने किए, तो अंतिम 8 में वो कितना करेगा। देखो दो तरीके, मैं आपको दोनों समझाता हूँ जल्दी से। भाई 20 मैचों में वो 35 एवरेज करता है, तो उसने टोटल रन कितने बनाए होंगे, इसने टोटल रन बनाए हैं 700। ठीक है जी। पहले 12 मैचों में उसने 45 की एवरेज से रन बनाए, तो पहले 12 मैचों में उसने बना लिए आपके 12 चौक 48, 12 पंजे 60, आप सीधा कर दो ना, 12 पंजे 60, 12 चौक 48 और 6, ये हो गए आपके 54। ठीक है जी। अब इसके कितने रन बचे हैं, 0, इसमें से 4 गया 6, ये बचा 6 में से 5 1। इतने रन बनाने हैं इसको कितनी इनिंग्स में, 8 इनिंग में। तो इसको एक इनिंग में कितने बनाने पड़ेंगे, 20। तो ये आ गया इसका 20 एवरेज। एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है जी। एक आप इस तरीके से भी कर सकते हो इसको, कि हमें पता है टोटल एवरेज उसका है 35, पहले 12 मैचों में कुछ है और 8 मैचों में कुछ है। आप मान लो 12 में भी 35 है और 8 में भी 35 है। ठीक है, आप ऐसे मान लो। तो इसमें एक्चुअली में कितना है, 45। तो इसमें कितना ज़्यादा है, +10 है। और इनिंग टोटल कितनी है, 12। यानी इसमें एक्चुअली में जो है वो 120 एक्स्ट्रा ले रखा है, तो इसमें 120 कम करना पड़ेगा, है ना। इसने 120 एक्स्ट्रा ले लिया रन, तो इसने 120 कम करना पड़ेगा कितनी इनिंग में, 8 इनिंग में। अगर 8 इनिंग में 120 कम करोगे तो एक इनिंग में कितना कम करना पड़ेगा, 15 अट्ठे 120। अगर हमने इसको 35 माना तो इसमें से 15 हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 20। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो, तो भी आंसर 20 ही आएगा। आगे बढ़िए। एक्स 8 27 निरंतर अनुपात में है, एक्स का मान क्या होगा, निरंतर अनुपात में है, प्रोपोर्शनल है, तो इसमें बी स्क्वायर बराबर ए सी भी हो सकता है। आपको पता है बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी होता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हो, बीच वाले को 2 बार ब्रेक कर सकते हो। एक्स रेशियो 8 ये प्रोपोर्शनल होता है, तो इसमें इसी को दोबारा से रिपीट करके आप 27 लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन में 8 बराबर 8 बटे में 27, ये इधर आ जाएगा इनटू में। ठीक है, सही लिखा है ना मैंने, 8/27। ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा, तो ये खत्म। क्या हो गया भाई, एक्स बराबर 64/27। ठीक है, 8 8 64 हो जाएगा ना ये मल्टीप्लाई करके। और इस तरीके से भी ये वाला जो है ना, इसमें भी यही होगा। बी क्या है 64, 8 8 64 हो जाएगा, और ए क्या है 27 इंटू एक्स हो जाएगा। तो ये इधर आ जाएगा अपॉन में 27 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 64/27। जल्दी जल्दी से करेंगे क्वेश्चंस को। राशि इतने अनुपातों में इसमें विभाजित की गई है, बी और डी के भागों के बीच का अंतर इतना दे रखा है। तो आपसे पूछा क्या है भाई, बता देते हैं इसको, एक्स का मान पूछा है। ठीक है, तो आप इसको क्या करो, पहले ये आपको रेशियो दे रखा है 1/3 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6 रेशियो 1/9। इसको आप रेशियो में कन्वर्ट कर दो। इसके लिए क्या करो, इसका जो हर है ना, इसको सेम बना दो। इसको सेम बनाने के लिए इनके एलसीएम से इंटू कर दो। तो इसको सेम कैसे बनाया सकता है, देखो 9 में इंटू 10 कर दो, 90 हो गया। 90 इससे भी कटेगा, इससे भी, इन सब का एलसीएम आएगा 90। तो आपको 90 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30 से।
तो इसको 30 से मल्टीप्लाई करोगे नीचे 90 बन जाएगा, ऊपर भी 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर क्या बचेगा 30। इसको 90 बनाने के लिए किससे 18 पंजे 90, नीचे 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 18 से करना पड़ेगा, नीचे का 90 बन गया, ऊपर बचा 18। इसको 15 छिके 90 होता है, नीचे भी और ऊपर भी 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 15 बन गया। 9 into 10 यानी नीचे अगर into 10 करोगे तो आपको ऊपर भी into 10 करना पड़ेगा। तो ये आ गया आपका चारों का रेशियो, नीचे सेम बन गया तो उसको हटा दो। बी और डी के बीच का अंतर, तो बी ये है और डी ये है, इनके बीच का अंतर कितना है 8 है। 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये पूछा क्या है एक्स का मान, एक्स क्या है एक्स राशि है, यानी कि टोटल राशि जो है वो इन्वेस्ट जो की गई है उसकी वैल्यू बतानी है। तो टोटल इन्वेस्ट की गई राशि कितनी है 30, 40, 48, 50, 60, 63 और 10 73। 8 की वैल्यू इतनी है, 73 की वैल्यू बतानी है। एक की वैल्यू कितनी होगी भाई 8 एकम 8, 8 0, 8 चौक 32, एक की वैल्यू इतनी है, इनटू आपको किसकी वैल्यू बतानी है 73 की। तो 4 तिया 12, एंड का यूनिट डिजिट 2 आएगा, देखो यहाँ पे भी आपने यूनिट डिजिट से कर दिया। इस तरीके से करें, आगे बढ़े। किसी वृत्त की त्रिज्या 11% की कमी आती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में, हाँ देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है सक्सेसिव लगाना होता है, क्योंकि जो हम एरिया निकालते हैं एरिया में 2 बार इंटू होता है ना, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो कोई चीज़ एक बार 11% कम हुई तो 2 बार उसको कम करना पड़ेगा ना एरिया निकालने के लिए, तो इसीलिए उसको सक्सेसिव से आप कर सकते हो। एक बार 11% की सक्सेसिव क्या होता है, कोई चीज़ 2 बार कमी आती है तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100। आप आगे से ध्यान रखें, इस तरीके से करें। अगर कमी आती है वृत्त में किसी भी इसमें किसी की भी भुजा में, तो आप एरिया में कितनी कमी आएगी इस तरीके से निकाल सकते हो। तो 11% की कमी है तो दोनों बार 11% की कमी आएगी, तो 11 और 11 22 माइनस 11 इंटू 11 121, 121 बटे में 100 के इतना हो जाएगा, ये आपका 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 22 में से एक गया 21 और ये बचेगा फिर 20.79। इस तरीके से आप इन सवालों को कर सकते हैं जल्दी जल्दी। घड़ी का अंकित मूल्य के 7/11 पर बेचा जाता है, 20% की हानि होती है। घड़ी के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, देखो अंकित मूल्य के 7/11 पे बेचा जाता है उसको, नीचे जो होती है वो टोटल चीज़ दी होती है। अगर 7/11 पे बेचा जा रहा है तो मैं मान लूँ कि इसका अंकित मूल्य अगर 11 है तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया भाई 7 हो गया, 11 रुपए की चीज़ 7 में बिक दी ना। अब हमें क्या निकालना है सीपी निकालना है। भाई मार्क प्राइस 11 था, 7 रुपए में चीज़ बेच दी, उसके बाद इसको कितने की हानि हुई 20% की, यानी कि ये जो 7 है ना ये 80% के बराबर है। और 80% की वैल्यू अगर 7 है तो 100% की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी सीपी हो जाएगी। सीपी हमेशा होता है आपका 100%। ठीक है, 20% की हानि हुई है 7 रुपए में बेचने पे, तो ये 7 रुपए जो है 80% के बराबर है। 80 से डिवाइड किया तो 1% की वैल्यू, इंटू 100 कर दिया तो 100 की वैल्यू, 100% की, 20 पंजे 100, 20 चौक 80। तो ये आ गया आपका 7 पंजे 35 बटे में 4। ठीक है जी, पूछा क्या है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, तो सीपी आ गया आपका। अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य ये है 11, तो आपको 11 रेशियो 35/4 बताना है। तो 35/4 रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, तो ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा, इंटू हो जाएगा ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 11 × 4/35, तो 11 चौक 44/35 यानी कि 44/35। चलिए वो हलवा सवाल आ गया भाई, जल्दी जल्दी से इसको कर दे। 5 या 15 और 1 16, 16/3 इंटू 7 दूनी 14 और 1 15/7, 9 पंजे 45 और 2 47/5, 8 चौक 32 और 3 35/8, 47 दूनी 45 दूनी 90 और 2 4 94 और 6 100, 100/47 बन गया। मामला 47 से 47 ख़त्म और
तीन एकम तीन, तीन पंजे 15, 5 से 5 खत्म, और ये 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये खत्म। 35, 7 बचा ना, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 10 इंटू 100, 1000। ठीक है जी। चलिए ए ने बी को 20% के लाभ पर एक साइकिल बेची। ठीक है, आ जाओ मार्कर। ए ने बी को, मैंने कहा ए ने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी थी, मान लो, ठीक है, 100 पे मान लो। 20% के लाभ पे उसने बी को बेच दिया, तो बी को इसने बेची भाई 20% के लाभ पे। ठीक है, तो इसने बेच दी इसको 120 रुपये की। बी ने सी को बेची 30% के लाभ पे, तो इसने इस पे 30% का लाभ कमाया, तो 30/100, तो इसने इस पे कितना कमा लिया भाई 36 रुपये। तो इसने इसको बेच दिया 156 में। ठीक है, सही कर रहे हैं ना हम? तो इतने में बेच दिया इसने। इसने एक्चुअली में तो बेचा 468 में भाई। तो जो हमने माना है उसके हिसाब से तो 156 में बेचा है, और एक्चुअली में 468 में, तो यानी कि 156 की एक्चुअल वैल्यू 468 है। तो आप इसको देखेंगे ना, 15 या 45, 6 या 18, तो ये 3 के बराबर है, इंटू 3। तो एक रेशियो की वैल्यू 3 के बराबर है। तो मैंने तो 100 माना था, कितनी खरीदी ये पूछा है ना, तो एक की वैल्यू 3 के बराबर है, तो 100 की वैल्यू 300 के बराबर हो गया। 25% और 15% की दो छूटे हैं भाई, क्रमिक छूट है ना, सक्सेसिव आ गया ना, सक्सेसिव डिस्काउंट 612 में बेचा जाता है। तो अब इसको सक्सेसिव करने के लिए ना इनटू करेंगे तो टाइम लगेगा, आप इसको डायरेक्ट ही कर दो। कोई चीज़ पहले डिस्काउंट मिला 25% का, तो 25% का डिस्काउंट मिलने के बाद तो 75% बची, तो इसका 75% बचा, इनटू अब ये 15% की छूट मिली इसको, तो 15% की छूट के बाद कोई चीज़ कितनी बचती है 85%। तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 612। काटिए, 3 4 25 30 75, 2500 का 100, 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 0, तो यहाँ पे बचा 20 चौक 80, तो यहाँ पे हो गया आपका इंटू 80। और ये कितना बचा 17 तिया 51, तो ये आ गया आपका 51। 3 से काट दो फिर से, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, तो ये 12 इंटू 80, मतलब 12 अट्ठे 96 आपका आंसर। जब साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है कोई राशि, परिपक्व पे इतनी मिल जाती है निवेश की गई राशि। देखिए, कोई भी राशि जो है वो 100% होती है शुरू में। ठीक है, साधारण ब्याज उतना ही मिलता है जितना इसकी रेट होती है। ठीक है, पहले साल में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 10%, और दूसरे साल में कितना हो जाएगा साधारण ब्याज 10%, उतना ही मिलता चला जाएगा। तो राशि कितनी हो गई 100% तो थी, 20% इसको ब्याज मिल गया, तो राशि टोटल हो गई आपकी 120%। और 120% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 4800। पूछा क्या गया निवेश की गई राशि, निवेश की गई राशि कितनी है 100%, तो 120% की वैल्यू इतनी है, तो 1% की इतनी हो गई, और इंटू 100% की इतनी हो गई। आप इसको काटेंगे 5 से कटेगा, ये 6 से कटेगा, और 6 अट्ठे 48, 8 पंजे 40, 40 के बाद 2 0, तो आपका आ गया 4000। ठीक है जी। दो, यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना की जाए तो इतने प्रतिशत, इतने इतने चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए, इसके दो मेथड्स हैं, मैं आपको बेसिक से ही बता देता हूँ। 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है आपका 1/5। ठीक है, तो कोई राशि, चलो इसको छोड़ो, इस तरीके से मत करो, ऐसे ही करो डायरेक्ट। इस पे पहले साल 20% मतलब 10% हो गए 720, तो 20% कितना हो गया 7 दूनी 1440। पहले साल इतना ब्याज मिल जाएगा, दूसरे साल इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, चक्रवृद्धि ब्याज है, इसका भी 20% मिलेगा, तो इसका 10% कितना हो गया 144, और 20% हो गया आपका 288।
तो इसको जोड़ें आप तो 8, 8 4 12, 4 2 6 और 1 7, 1 ये हो गया आपका 1728। इतना हो गया। उसके बाद तीसरा साल जो पूरा नहीं है, तीसरे साल में इसको 2/5 ही चाहिए बस, तो मैं पूरा पूरा निकाल लेता हूँ, है ना, तीसरे साल का। उसके बाद इसका 2/5 निकाल लेंगे। तो देखिए दूसरे साल का ब्याज तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, इसका भी 20% मिलेगा, है ना। तो इसका 20% कितना होगा, 5 से डिवाइड कर दो इसको, तो 5 तिया 15, काटो इसको, 5 तिया 15, 5 चौक 20, तो आप इसको 30 ही कर दो ना, नियरेस्ट वैल्यू ऐसे पूछिए। 5 तिया 15, 2 बचा 5 तिया 15, 2 इधर गया, 5 चौक 20, ये गया 5 छीन 30, तो 400, 346 इसमें जोड़ देना आपको, किस में, 30 में जोड़ दो ना, 30 मान लिया इसको हमने। 6 4 3 7, 7 3 10, और ये 2076 आ गया। बट 2076 है, ये पूरा नहीं लेना, ये तीसरे साल का पूरा ब्याज आ गया, लेकिन इसको हमें चाहिए इसका केवल 2/5वां हिस्सा। तो इसको 5 से काटिए, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 2 बचा इधर चलेगा, 5 पंजे 25, अराउंड 415, और इंटू 2 यानी कि 830। तो इसका केवल 2/5 चाहिए था हमें तीसरे साल का, तो इसमें मैंने 820 जोड़ दिया। इसको टोटल करिए, 8 4 2 6 7 8, नहीं 830 आएगा ना, 4 दूनी 8, 15 दूनी 30, 830 आएगा, 4 3 7 8 9 आएगा यहाँ, 9 8, अभी कितना आएगा, 8 4 12, 12 और 7 19, 1 1 3 3 9 9 8, यानी कि 3 9 9 8 कहाँ पे है, नियर बाय यहाँ पे है आपका, ठीक है जी। एक व्यक्ति 8,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर उधार लेता है, अर्धवार्षिक रूप से चक्र वृद्धि ब्याज देना है उसको 1 साल। देखो 1 साल के लिए उसने, और राशि जो है वो अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होगी, तो यानी कि अर्धवार्षिक मतलब आधे आधे साल में होगी, तो एक स्लॉट हो जाएगा 6 महीने का ये, एक स्लॉट 6 महीने का ये, और रेट भी आधी हो जाएगी। ये 1 साल की रेट है, तो रेट कितनी हो जाएगी, 5% पहले 6 महीने, 5% दूसरे 6 महीने, ठीक है। तो पूछ रहा है कितनी हो जाएगी राशि, आपको पता है 5% की वैल्यू होती है भाई 1/20। 5% अगर 1/20 है, तो कोई राशि 20 रुपए की है, उस पर 1 रुपये का ब्याज है, तो 20 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी 1 साल में। फिर दूसरे साल में भी वो 20 से 21 हो जाएगी, है ना। टोटल ये हो जाएगा 400, और 400 से ही हो जाएगी 21 का स्क्वायर 441, तो इसमें ब्याज कितना मिल गया, 41 रुपए का। पूछा क्या है कि ब्याज कितना मिलेगा, तो 41 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। हमने कहा राशि तो 400 रुपये की है, बट इसने दे कितनी रखी है, 8,000, तो इसका इंटू किससे कर रखा है आपका, 4 दूनी 8 और 20, इंटू 20 है इसकी एक्चुअल वैल्यू, तो इसमें भी इंटू 20 कर देंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 8 2 0। मिक्सचर का सवाल आ गया। एक मिश्रण में दूध और पानी यानी कि मिल्क और वाटर का अनुपात है 4:3, ठीक है जी। पानी मिलाया गया कितना, 4 लीटर पानी मिलाया गया, तो रेशियो कितना हो गया, 1:1। आप ये देखिए पानी मिलाया गया, दूध में तो कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, तो दूध तो उतना ही रहना चाहिए ना जितना है, तो आप दूध को सेम बना लो, इंटू 4 कर दो इसमें भी, और इंटू 4 कर दो इसमें भी। तो दूध अगर सेम हो जाएगा तो रेशियो कितना आ जाएगा आपका, 4:4। तो अब इसमें जो मिलाया मैंने पानी, वो 4 यूनिट मिलाया, 4 लीटर मिलाया है, पर बढ़ा कितना है रेशियो, 1। तो 4 यूनिट जो है, 4 लीटर जो है वो 1 रेशियो की वैल्यू है। आप देखो ना यहाँ पे 1 रेशियो बढ़ा है बस, और मिलाया कितना पानी मैंने, 4। तो 4 लीटर पानी जो है वो 1 रेशियो के बराबर है। पूछा क्या है शुरुआत में, दूध की मात्रा, शुरुआत में तो 4 रेशियो दूध था, 1 रेशियो की वैल्यू 4 है, तो 4 की होगी आपकी 16। 12 पुरुष किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल काम हो गया 12 × 10। 6 दिनों में काम करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, ये टोटल काम हो गया, इसको 6 से डिवाइड कर दें, तो भाई 20 पुरुष चाहिए टोटल। इसने पूछा और कितने पुरुषों की, तो 12 ऑलरेडी हमारे पास हैं, 8 और ले आओ, 20 हो जाएगा। ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में पूरा कर सकता है,
दोनों 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, कितना काम शेष बचा है। अब इनका एलसीएम ले लो आप, 12 और 9 का हो गया 36। तो एक दिन में ये 3 यूनिट करता है और ये एक दिन में 4 यूनिट करता है। ये आता है इनका एक दिन का काम और ये होता है इनका टोटल काम। ये एक दिन में इतना करता है, ये एक दिन में इतना करता है, दोनों मिला के एक दिन में 7 काम करेंगे। और ये 5 दिनों तक काम कर रहे हैं, तो 7 × 5 टोटल काम इन्होंने कितना कर दिया 7 दिनों में, 35 काम इन्होंने कर दिया। काम था 36, एक बचा काम कितने पे, 36 पे। तो शेष काम कितना बचा, 1/36। जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम ज़्यादा हो चुका है। दो ट्रेन दो ट्रेनों की चाल का अनुपात 2:5 है। पहली ट्रेन 5 घंटे में इतना चलती है। देखिए 5 घंटे में अगर 350 किलोमीटर चल रही है ट्रेन, तो चाल कितनी हो जाएगी, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1 घंटे में चल रही है 70। और अगर 2 की वैल्यू 70 है तो 1 की वैल्यू कितनी है, 35। 1 की वैल्यू 35 है। तो इसने पूछा है दोनों ट्रेनों की चालों का योग। तो दोनों ट्रेनों की चालों का योग है भाई 7, 5 और 2 7। तो 7×5 = 35 का 3, 7×1 = 21 और 3 = 24, 245। यदि शांत जल में नाव की चाल यानी कि x बराबर दे रखा है आपको 14 और धारा की चाल आपको दे रखी है 6, तो इसने पूछा है धारा की दिशा में 80 किलोमीटर। धारा की दिशा में मतलब डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम बराबर क्या होता है भाई, चाल को जोड़ दिया जाता है, एक साथ आएगी नीचे तो 20 की स्पीड से आएगी। तो 1 घंटे में 20 चलेगी, तो 80 किलोमीटर कितने घंटे में चलेगी, 4 घंटे में चलेगी। इंटू 4। 6 साल पहले रवि मोहन इतने इतने की आयु औसत इतनी थी। 6 साल पहले भाई, प्रेजेंट में इतनी है, तो 6 साल पहले इनकी आयु -6 होगी 32 थी एवरेज आयु। ठीक है जी। अगर अब शाम उनके साथ जुड़ जाता है तो उन चारों की औसत आयु 36 हो जाती है। अब मतलब अब 36 हो जाती है चारों की आयु। देखो 6 साल पहले इतनी थी, तो 6 साल बाद कितनी होगी, इन सब में 6 6 जुड़ जाएगा तो एवरेज में भी 6 जुड़ जाएगा। तो अब इनकी आयु जो है तीनों की 38 हो चुकी होगी एवरेज आयु। इनके साथ श्याम जुड़ गया, जिसकी वजह से अब एवरेज आयु कितनी हो चुकी है इनकी, 36 हो गई। भाई एवरेज आयु कम हो गई, पहले 38 थी, इसके आने से एवरेज जो है वो कम हो गई, 36 हो गई। मतलब इन्होंने अपनी आयु 36 36 बना ली सबने। तो सबने कितना कितना कम करा, 2 2 2, इसको दे दिया। ये बेचारा 36 तब बन पाया जब इसको इन्होंने 2 2 दे दिया। तो इसके पास 30 रहा होगा, तभी तो इसको 6 यहाँ से मिला तो 36 बन पाया। तो इसकी एज 30 होगी भाई। ये पूछा है ना वर्तमान में, हाँ। तो वर्तमान में इसकी आयु 30 होगी, जब भी तो एवरेज 36 कर पा रहा है। एक सप्ताह के अलग अलग दिनों में ये कच्चे तेल की कीमतों में, अच्छा मतलब पिछले दिन की तुलना में वृद्धि हो रही है, इसमें 10% ऐसे हो गया, ठीक है। यदि शुक्रवार के अंत में कच्चे तेल की कीमत इतनी है, मतलब शुक्रवार के अंत में, शुक्रवार को यहाँ पे कीमत इतनी है, तो गुरुवार के अंत में कीमत कितनी रही होगी, मतलब गुरुवार को यहाँ पे कितनी रही होगी। इसकी तुलना में यहाँ पे 12% बढ़ चुकी है। तो अगर यहाँ पे 100 थी तो अब यहाँ पे 112 हो चुकी है। तो 112 की वैल्यू दे रखी है हमें इतनी, ये बोल रहा है। आई थिंक क्वेश्चन में अगर सिली मिस्टेक हो जाए और मैं समझ ना पाऊँ क्वेश्चन को तो बाद में देखेंगे उसको। तो 112 की वैल्यू दे रखी है ना, और 100 की वैल्यू निकालनी है। इसकी तुलना में 12% फ्राइडे को बढ़ जाएगा ना, यही तो है। फ्राइडे को इतना हो गया, थर्सडे को पूछ रहा है। और ये 112 की वैल्यू तो इंटू 100 की वैल्यू निकालनी है आपको, कर दो। आप यहाँ देख पा रहे हैं 12 चौक 48, 100 चौका 400। तो आप ये देख रहे हैं 4 से सीधा सीधा कट रहा है, 2 0 यहाँ 2 0 यहाँ। तो आप इसमें 4 के बाद 4 0 लगा देंगे, है ऑप्शन ये रहा। यदि 7 जिलों की, इसकी टोटल 7 जिलों की जनसंख्या 150 करोड़ है, तो ए और डी की कुल जनसंख्या, तो ए और डी, इसमें 13 इसमें 17 यानी कि 30% हो गई। टोटल जनसंख्या कितनी है सारी, 150 करोड़। तो 150 का 30% निकालना है, यानी एक 10% हो गया 15 और 30% हो गया 45। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। प्रायिकता का क्या मैटर हो गया भाई, 2/3 तो हो सकती है 15%। ये आपको ये पता होना चाहिए कि प्रायिकता कभी भी 0 से कम नहीं हो सकती, ठीक है।
तो प्रायिकता हमेशा शून्य से ज़्यादा रहेगी और ये माइनस में है, तो इसलिए ये नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राइंगल ए बी सी बराबर ए पी क्यू आर है, तो एंगल ए का मान ज्ञात कीजिए। ट्राइंगल ए बी सी बराबर ए पी क्यू आर, तो यहाँ पे लाइन नहीं खींची थी इन्होंने, पर ट्रायंगल कैसे बराबर हो सकता है? उन्होंने गलत टाइप कर दिया लग रहा है। ये शायद ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल ए बी सी बराबर बराबर कैसे होगा? पूछा गया एंगल ए। देखो ये भी बराबर है। आई थिंक ये इसको कॉन्ग्रुएंट बता रहे होंगे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, ये इनकी टाइपिंग मिस्टेक लग रही है। बाकी देखते हैं, इस हिसाब से करने की कोशिश करें। तो अगर ये 90 है, ये 35 है, तो ये कितना होगा? दोनों का 90 हो जाएगा, तो ये 55 हो गया। और ये 55 है, तो यहाँ पे भी सेम इसका 55 ही हो जाएगा ना। इसको उल्टा करें तो ये भी 55 होना चाहिए ए। इस तरीके से देखेंगे तो इसके बगल वाला एंगल तो ये है ना ए, तो ये 55 होना चाहिए। अब इसको एंड में देखेंगे कि इसमें क्या इशू है, 55 है ना ऑप्शन में, ये रहा। बाकी क्वेश्चन गलत लग रहा है, टाइपिंग का एरर। एक वर्ग की परिधि मतलब ये आपका वर्ग हो गया, इसकी चारों भुजाओं का योग 64 दे रखा है। तो 64 जो है चारों भुजाओं का योग है, तो एक भुजा कितनी होगी भाई? 4 एकम 4, 4 छिंग 24, क्योंकि चारों बराबर होती हैं और आपको पता होगा वर्ग की परिधि बराबर 4 ए होती है। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 4 से डिवाइड करके, तो एक आ गई 16। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर होता है 256। चलिए, एक गोलाकार मूर्ति का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा यदि उसकी त्रिज्या इतनी है? गोलाकार मूर्ति मतलब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई? 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है ना गोले का, तो आर इंटू आर। ये गया 7 पंजे 35। अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे? देखिए, दिमाग लगाइए इसमें थोड़ा सा। देखो, आप क्या करो, 5 चौक 20, ये 20 हो गया। अब 20 इंटू 35 करेंगे तो 35 दूनी 70 हो गया, तो ये कितना हो गया? 700 हो गया। अब यहाँ बचा 22। देखा, ये होता है 22 गुना 7, 154 डबल जीरो हो गया यहाँ पे डबल जीरो के लिए। इस तरीके से आप कैलकुलेशन को इजी तरीके से कर सकते हो। अप्रोच का फ़र्क होता है बस, आप किस तरीके से अप्रोच करते हो क्वेश्चन को। जिसको देखो ये, अरे कहाँ चला गया? ब्रैकेट में सबसे अंदर वाला ब्रैकेट सबसे पहले खोलना होता है, तो आप इसको खोलो पहले। 2 - 7/4 करेंगे तो कितना बचेगा? इसको सॉल्व कर रहे हैं पहले हम, तो ये बचेगा 8 में से 7 गया 1/4। तो 1/4 को हम किस में जोड़ेंगे? 2 में, तो ये कितना हो गया? 4 दूनी 8 और 1 9/4। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे सब जगह प्लस प्लस है, तो जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये सारे ही 2 2 2 2 ही प्लस में आ जाएंगे। तो आप ऐसा करो, इनको एक साथ जोड़ दो, है ना। खामा खां बेवजह की मेहनत नहीं करनी ना, बार बार 2 2 2 2 जोड़ते चलो, फ़ायदा नहीं है ना। तो आप क्या करो, इन तीनों को एक साथ जोड़ दिया 6, प्लस का यहाँ पे कितना बच रहा था? 9/4। अब इसको जोड़ दो, 6 चौक 24, 24 में 9, मतलब आप समझ रहे हो ना, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 9 की 1 से, 6 की 4 से, और नीचे नीचे की। तो ये 24 में कितना जोड़ना है आपको? 9/4। तो 24 में 6, 33/4। ये आपका आंसर। इसका मान किसके निकटतम है? निकटतम पूछा है, क्योंकि 18 एग्जैक्टली परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो आप इसको तोड़िए, 11 प्लस 18 में से 9 को बाहर निकाल लो, तो 9 बाहर आके हो जाएगा 6 रूट आपका, अंदर क्या बचा? 9 दूनी 18, 2 बचा। ठीक है, अब आप देखिए, ये 11 + 6 √2 की एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं होती, लेकिन नियरेस्ट वैल्यू होती है ये। तो 11 14 छिंग 84, तो ये हो गया आपका 19.4, है ना। 14 छिंग 84, ये 8.4 हो गया। 11 इसमें जोड़ेंगे तो 19.4 आ जाएगा, और ये किसका स्क्वायर होता है ये पता नहीं है। तो ये किसके नियरेस्ट हो सकता है? देखो, 4 के स्क्वायर से बड़ा है, 5 के स्क्वायर से छोटा है, बीच में है। आप देख रहे हो, 16 से ये बड़ा है और 25 से छोटा है और बीच में है अराउंड। तो इसका आंसर होना चाहिए 4.5 के अराउंड, और 4.5 आपका ऑप्शन ये दे रहा है।
आई थिंक इतना ही होना चाहिए, इसमें कोई रिस्क नहीं है, यही होगा। अब देख लेना कहाँ चला गया भाई मैथ्स। अच्छा ख़त्म हो गया क्या? मैथ्स का सेक्शन ख़त्म। अब आता है आपका जीएस रीजनिंग, इसका रीजनिंग का। इसको करते हैं। चित्रकारी का तूलिका। ये तूलिका क्या है भाई? पेंटिंग इज रिलेटेड टू पेंट ब्रश। पेंटिंग पेंट ब्रश से होती है। तो पत्र किससे लिखा जाएगा भाई? लेखक कलम, कलम से लिखा जाएगा ना पत्र। तो ये आपका कलम हो जाएगा। DHHLPT ऐसे मतलब देखना पड़ेगा इनका। पहले देखो मैंने आपको बताया है, पहले पहले वाले का, फिर पहले से लास्ट वाले का लिंक देखिए आप। डी से एच पास में पड़ रहा है, देखिए DEFGH। डी से EFGH +4 हो रहा है। एच से HIJKL +4 हो रहा है। पी से QRST +4 हो रहा है। सब में +4 हो रहा है। इसमें देख लो एक बार, MNOPQ +4 हो रहा है। तो आपको ये देखना है सेम किस कौन है लॉजिक पे। तो आप ऐसा करो ना, लास्ट वाले को देख लो, है ना, क्योंकि लास्ट वाला अलग अलग है, बाकी पहला तो सबका सेम है, लास्ट वाले में दो दो सेम है। तो आप डब्ल्यू से देखो जे का, WXYZA। डब्ल्यू से जे नहीं बन सकता, एफ से जे बन सकता है। FGHIJ, एफ से जे बन सकता है। ई से ओ बन सकता है 4 पे। EFGHI नहीं, ई से ओ नहीं बन सकता क्योंकि +4 हो रहा है सब में। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ये प्रश्न की आकृति है, और ये यहाँ पे बताना है क्या आएगा इन चारों में से, यही है ना क्वेश्चन। इसको नीचे घुमा दिया भाई, इसको घुमाने भूल गए क्या? इसमें तो चेंज ही नहीं हुआ कुछ। एक बार नीचे घुमाया, फिर थोड़ा चेंज करना चाहिए ना इसको। पहले इसका मुंह इधर है, फिर नीचे अब इधर राइट साइड पे खुलना चाहिए। राइट साइड पे कहाँ? पत्ती में दो कलर नहीं होने चाहिए ना, एक में ही है, तो ये तो होगा नहीं। और राइट साइड पे खुलेगी। ये ऊपर उठी हुई है तो ये भी थोड़ी ऊपर उठी होनी चाहिए। आई थिंक डायग्राम शायद गलत हो, बट लेते हैं। मेरे हिसाब से तो सी होना चाहिए ना, क्योंकि ये ऐसे उठी हुई है यहाँ से, ये भी ऐसे उठी हुई होनी चाहिए ऊपर। ये भी उठी हुई है डी, बट ये थोड़ी सही से उठी हुई है। मुझे डायग्राम थोड़ा सा गलत लग रहा है, बट इसको लगाते हैं चलिए। निम्नलिखित आधार विकल्पों में नहीं दिया गया युग्म ज्ञात कीजिए। विकल्पों में से नहीं दिया गया युग्म समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया है, तो इसमें से गलत वाला बताना है आपको, ठीक है। चलिए। 11 में देखिए स्क्वायर इंटू 10 हो रहा है, 11 का स्क्वायर इंटू 10 हो रहा है, पहला लॉजिक तो ये है। तो 11 के स्क्वायर, सॉरी 9 के स्क्वायर में 10 नहीं हो रहा। 64 में 10, 10 तो किसी में भी नहीं है, तो यानी कि ये लॉजिक गलत है हमारा। अब 11 के स्क्वायर में इंटू 10 कर रहे हैं, तो इंटू 10 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 11 से एक कम है। तो 9 के स्क्वायर में क्या हो गया? 9 का स्क्वायर आपका हो जाता है, 9 का स्क्वायर हो गया 81, इंटू एक कम यानी 8। तो 8 एकम 8, 8 अट्ठे 64, 468 नहीं है इसका। इसमें 64 में 7 की करेंगे, 7 चौक 28, 7 छिंग 42, 43, 44, ये है। बट इसमें तो नहीं है पूछा है ना, तो ये वाला आंसर होना चाहिए। एक बार ये चेक कर लेते हैं कि सी वाला है या नहीं। सी वाले में है 6 का स्क्वायर 36, 36 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं ये भी नहीं आ रहा। इसमें देखेंगे तो 7 का स्क्वायर 49, 49 की 8, 6 से करेंगे ना, 7 में एक कम करना है मल्टीप्लाई, 6 नीम 54, ये भी नहीं आ रहा। आई थिंक ये क्वेश्चन फिर से गलत दिया। आई थिंक इसमें ये पूछा है नहीं दिया गया युग्म ज्ञात करें, पूछने से दिया गया तो एक ही मैच कर रहा है इसमें तो लॉजिक। कोई और लॉजिक लगा के देखते हैं। 11 का क्यूब कितना होता है? इतना होता है। इसमें स्क्वायर को माइनस कर देते हैं, 0 1 2, यानी कि क्यूब में से स्क्वायर को माइनस किया गया है। इसके क्यूब में से इसके स्क्वायर को माइनस क्या करेंगे? क्यूब ही दे रखा है, ये भी नहीं है, मतलब यही है क्या आंसर। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। इसमें से इसके स्क्वायर को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 8 4 4। भाई यही आंसर। यही दोनों लॉजिक पे सही बैठ रहा है, इसने गलत पूछ के दिया गया पूछना था नहीं हटाने से। ये टाइम खराब नहीं करना चाहिए हमें। इसमें क्या करना होता है भाई? तीनों किसी ना किसी एक लॉजिक पे लिंक होती हैं, आपको पहचानना है लॉजिक क्या है। पहले प्लस माइनस देख लेते हैं। 28 में कितना प्लस किया है? 5।
33 में कितना, 43 और 15, इसमें +5 है क्या, 5 है, इसमें 15 है। बहुत इजी लॉजिक है। देखते हैं +5 और 15 है क्या, +5 और 15, 5 4 9, यही है। +5 62 गलत, +5 29 गलत, 5 गलत, यही है। हाग्ड को लिखा जाता है आर्यन, देखिए दिख गया ना। देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए, HAR को यहाँ से उल्टा कर दिया है और KED को यहाँ से उल्टा कर दिया है। इसमें भी ऐसे ही होगा, CAR लिख दिया, LIAI लिख दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, MIN। MIN किस किस में है, किस किस में, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, MIN। इसके बाद हो जाएगा आपका ELB। ELB आपका इसमें है, पहले ऑप्शन में। रेलवे को 4 अलग अलग कोड से कोडित किया गया है। मतलब आप रेलवे को ये भी लिख सकते हो, ये भी, ये भी, ये भी, चारों में कुछ अलग अलग लॉजिक लगा रखा होगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि बर्थ को ऐसे लिखा गया है, तो कौन से कोड का यूज़ किया गया है, मतलब कौन सा लॉजिक इन चारों में से फॉलो किया गया है इसको ये लिखने में। तो रेलवे को ये लिखा जा रहा है RST +2 ABC +2 IJK +2, यानी इसमें तो +2 किया गया है। इसमें देखो क्या है, B से Y, तो आप देखिए माइनस हो रहा है ना, YZAB, तो -3। V से E, एक सेकेंड, R का I, T का G, H का S, देखिए ये आपको याद होनी चाहिए। मैं देखते ही पहचान पा रहा हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। B के अपोजिट Y, E के अपोजिट V, R के अपोजिट I और T के अपोजिट G, H के अपोजिट है। आपको अपोजिट ना पता हो ना, तो आपको ये देख लेना है, B की वैल्यू 2 होती है, प्लेस वैल्यू, तो Y की कितनी होती है, 25, इनका सम 27 होगा ना, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। E की कितनी होती है वैल्यू, 5, और V की कितनी होती है, TUV 22, इनका सम कितना है, 27, तो ये अपोजिट है। R की होती है 18, I की होती है 9, 27 अपोजिट है। T की होती है 20, G की होती है 7, 20 और 7 27 अपोजिट है। 8 और 19 27 अपोजिट है। ठीक है, तो आपको अपोजिट चेक करना हो तो दोनों को सम करके 27 आना चाहिए, वो अपोजिट होता है। यहाँ पे देखो अपोजिट कहाँ दे रखा है, तो R कितना होता है, 18, 18 का अपोजिट होता है 9, यानी कि I, तो कोड नंबर 3। विषम संख्या, विषम वाले को चुने, पाई ये सिग्मा, ये फ्रीक्वेंसी वाला एफ समथिंग, ये जो है ये आपका कैप वो है, अल्फ़ाबेट है, और ये तीनों ये मैथ्स में कहीं ना कहीं आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका एग्जैक्ट आंसर। 4 से 13, 13 से 27, 27, देखिए 4 से 160 काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, मतलब इनटू का लॉजिक लगने की संभावनाएं ज़्यादा है। आप इसमें प्लस माइनस भी चेक कर सकते हैं, बट मैं पहले इनटू पे जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है 4 से 12, 4 तिया 12, 13 दूनी 26, ये इनटू का लॉजिक ही होगा गारंटेड। देखते हैं, 4 तिया 12, तो इंटू 3 +1, 13 दूनी 26, यानी इंटू 2 +1, 27 तिया 81 +1, यानी इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, ऐसे होगा। 82 दूनी 164 +1, यानी इंटू 2 हो गया, +1 हो गया, अब इंटू 3 +1 होगा। देखिए इंटू 3 करेंगे तो 5 तिया 15 आएगा, तो यूनिट डिजिट 5 आएगा, जब इसमें मैं 1 ऐड करूँगा तो यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा, और यूनिट डिजिट 6 केवल इसमें है। आपने फिर से कर दिखाया यूनिट डिजिट से। आगे बढ़िए। श्रृंखला में आने वाले अगले 2 अक्षर कौन से हैं। देखिए ए, बी को 2 बार लिख दिया, फिर डी, फिर ई, फिर एच, इनके अंदर गैप देखना है क्या हो रहा है भाई। ABCD, यानी कि डी की जगह DEFGHHIJ। अच्छा अच्छा, एक अल्फ़ाबेट सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर ट्रिपल, समझ गया, ये 2 बार, ये 3 बार, फिर 4 बार आएगा आई, यानी कि पहले तो आई आएगा, फिर यहाँ पे वही आएगा जो इसकी प्लेस वैल्यू पे आना चाहिए, तो ABCD ऐसे करके डी आया, EFGH आया, अब HIJKLM आएगा। समझ पाए ना लॉजिक, पहले एक अल्फ़ाबेट, उसके बाद अगला आने वाला अल्फ़ाबेट जो है वो 2 बार, फिर सिंगल, फिर 3 बार, फिर सिंगल, फिर ये 4 बार आएगा। उसके बाद यहाँ पे वही आएगा जो इसके क्रम पे आना चाहिए, जैसे ए चौथे पे क्या आना चाहिए, डी, तो चौथे नंबर पे डी, 8वें पे क्या आना चाहिए, एच, तो 8वें पे एच। ठीक है, तो यहाँ पे एम आ जाएगा, HIJKLM। ठीक है जी, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आएगा।
ये 45 डिग्री घूमा और भर गया, फिर 45 डिग्री घूमा खाली हो गया, फिर 45, अब ये नीचे की तरफ आ जाएगा 45 घूम के, और भरा है तो खाली हो जाएगा, तो ये सी में आ जाएगा। यहाँ पे एरो ऐसे आ जाएगा, राइट साइड में एरो केवल डी ऑप्शन में है, ये तो देखते ही आप कर देंगे। सुबह की सैर के दौरान विद्यांशु सूर्य की दिशा में कुछ किलोमीटर चलता है, कुछ समय बाद सूर्य की दिशा में चल रहा है भाई, तो ये पूर्व में चल रहा होगा, पूर्व होता है अपना सीधे हाथ पे। कुछ समय बाद वह अपने दाएं घूमता है, तो राइट साइड पे घूम गया और ये 5 किलोमीटर यहाँ तक जा चुका है। ठीक है, वह पुनः अपने दाएं घूमता है, अब यहाँ से इसका दाएं कहाँ होगा, यहाँ पे इधर की साइड चल रहा है ना, मुंह तो इधर है इसका, तो यहाँ से इसका दाएं इधर होगा, तो इधर चल रहा है। अंत में विद्यांशु किस दिशा में जा रहा है, तो ये वाली पूर्व थी, तो ये वाली किधर होगी, पश्चिम होगी, तो ये पश्चिम दिशा में जा रहा है। उत्तर को पश्चिम, दक्षिण को पूर्व, ये सब लिखा जाता है। सूर्योदय किस दिशा में होता है, सूर्य पूर्व से निकलता है, तो पूर्व को हम क्या कहते हैं, उत्तर कहते हैं, तो उत्तर आ जाएगा आंसर। जॉन अपने दोस्त को एक महिला से परिचय कराते हुए कहता है, कहा उसने कि उसकी पत्नी, अब यहाँ पे ना डायग्राम बना दो, आप कंफ्यूज हो जाए खामा खा तो उसका कोई फायदा है नहीं, आप इसका डायग्राम बनाएं। उसने कहा, जॉन ने कहा कि वह उसकी, तो यहाँ पे आ गया आपका जॉन, ये आ गया आपका जॉन, जॉन बनेगा डॉन। उसकी पत्नी, तो जॉन की कोई पत्नी है, पता नहीं कौन है, जॉन की कोई पत्नी है मतलब वाइफ है, तो ये वाइफ है, ये हस्बैंड है। पत्नी के पिता, तो इसके कोई पिता है, इनकी दूसरी बेटी यानी इसकी बहन है वो, इनकी बेटी दूसरी, पहली बेटी होगी इनकी, दूसरी बेटी ये होगी सेकंड पार्ट, तो इसकी बहन है। तो अब ये कहना चाह रहे हैं महिला, ये वाली जो महिला है ये जॉन से किस तरीके से रिलेटेड है, पत्नी की बहन, तो ये क्या होगी, बहन तो नहीं होगी, बहन कैसे हो सकती है भाई, साली होगी ना, साली, मतलब सिस्टर इन लॉ। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, क्या सीन है इसका, ए इंटू बी माइनस सी इंटू डी करना, नहीं ए प्लस बी है, तो P प्लस क्यू का मतलब होता है P क्यू की पुत्री है, तो यहाँ A प्लस बी में A जो है वो P है और B जो है वो Q है। ठीक है, तो P क्यू की पुत्री है, तो A जो है मतलब P जो है ये पुत्री है Q की, तो Q कौन है यहाँ पे, B। अब वापस से यहाँ पे P ये हो जाएगा और Q ये हो जाएगा, तो B माइनस सी का मतलब होता है P Q की पत्नी है, तो P यानी B Q की पत्नी है, तो ये पत्नी है, Q यहाँ पे कौन है, C, तो B जो है वो C की पत्नी है, तो C पति हो गया। C इंटू डी, तो P Q का पुत्र है, तो C जो है वो पुत्र है किसका, Q का, तो Q यहाँ पे कौन है, D, तो C D की पत्नी है, C D की, अरे बेटी है भाई, रिश्ता खराब ना करो, तो ये वाइफ नहीं है, गलत। दूसरा ऑप्शन है B D का पुत्र है, B जो है वो D का पुत्र नहीं है, पुत्री है, ये भी खत्म। अरे यार ये तो मिटाना पड़ गया, B D की पुत्री थी, चलो बच गया, पुत्र नहीं था ना, पुत्री थी, अभी हमने देखा था, तो ये ऑप्शन ठीक है। 2/3, एस का मतलब क्या है भाई, एस का अर्थ है डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है 1/3 हो गया। क्यू का अर्थ है माइनस, तो -7। पी का अर्थ है, कहाँ गया भाई पी, प्लस, पी का अर्थ है प्लस यानी कि 7। आर का अर्थ है इंटू, तो आर हो गया इंटू 5, तो यहाँ पे देखिए 2/3, तो ये इंटू हो जाएगा, डिवाइड का उल्टा, और यहाँ पे ऊपर 3 चला जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, 3 से 3 खत्म, यहाँ पे बचा 2। ठीक है जी, और बीच में क्या है, इंटू, तो 2 इंटू 1 यानी कि 2, -7 प्लस 7×5 = 35, ये प्लस का है ये भी प्लस का है, तो 35 और 2 37, 37 में से 7 गया 30 आंसर, प्लस ये फिर से करते हैं इनको, तो 26 प्लस का अर्थ क्या होता है, ये प्लस है ना, हाँ प्लस का अर्थ होता है आपका इंटू, तो 26 × 74, माइनस का अर्थ होता है डिवाइडेड बाय,
74 के बाद है 4, इंटू का अर्थ होता है माइनस, तो इंटू का माइनस लगा दिया, और 5 डिवाइड का अर्थ होता है प्लस, यहाँ पे +2 कर दिया। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड होना चाहिए, 4 से पूरा नहीं कटेगा तो इसको डिवाइड की जगह यहाँ पे रख दो, यहाँ से हटा दो। तो एक बार 2 से कटा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। एक बार 2 से कटा, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 तिया 6, इनकी इंटू कर दो, 13 सत्ते 91, हासिल लगा 9, 13 तिया 39, 40 और 8 48, माइनस का 5 प्लस का 2, तो माइनस का 3 बचेगा, और इसमें से 3 जाएंगे, 478। वर्गों के बीच संबंध को साइडेंस से, धातु, कांच और बर्तन। देखिए बर्तन जो होते हैं वो कांच के भी होते हैं, धातु के भी होते हैं, तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली ए होना चाहिए। एंड में चेक करेंगे, गलत भी हो जाते हैं कई बार ये क्वेश्चंस। मेरे हिसाब से तो बर्तन है ये कांच के भी होंगे और ये धातु के भी। कितने पेन कोयला हैं, तो पेन ये वाले हैं, कोयला यहाँ पे हैं 4, 4 ऑप्शन में नहीं है, तो ये वाले भी काउंट करने हैं। केवल कितने पेन केवल कोयला है बोलता तो 4 होते, कोयला तो ये वाले भी हैं, पर ये टायर भी हैं, तो 4 और 2 6 जो हैं वो कोयला हैं। चलिए इनका डायग्राम बनाएंगे। सभी बल्ले गेंद हैं, सभी गेंद आपकी दस्ताने हैं, तो कुछ दस्ताने बल्ले हैं, तो ये जो दस्ताने हैं कुछ तो बल्ले भी हैं, ठीक है। पहला सभी बल्ले दस्ताने हैं, तो सभी बल्ले दस्ताने के अंदर आ रहे हैं, तो दूसरा भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जिसमें दोनों हैं वो ठीक है। तो फिर से आ गया, इसके धागे उधेड़ो भाई। सभी ऊन धागे हैं, कुछ ऊन खुरदुरे हैं, तो ये अब ऊन से है, कुछ कुछ ऊन जो है ये खुरदुरे हैं, ठीक है जी। सभी खुरदुरे ऊन है, सभी थोड़ी हैं खुरदुरे ऊन, कुछ ही तो है बस। कुछ धागे खुरदुरे हैं, कुछ धागे का वाला ये पार्ट इसमें जा रहा है खुरदुरे में, तो ये वाला ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही है। मानव और वानर के कुछ गुण समान हैं, तो इससे कंक्लूजन क्या बनाया जा सकता है, वानर मानव की तुलना में अधिक चालाक होते हैं। आई थिंक ये कंक्लूजन तो नहीं बन सकता ना, इसने कहा बस कुछ गुण समान होते हैं, तो मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, मानव वानर की तुलना में अधिक चालाक होते हैं, ये भी ऐसा कुछ कहीं नहीं इसमें कहा गया। तो मेरे हिसाब से इसमें नीदर वन नीदर टू होना चाहिए, नीदर वन नॉर टू। बाकी आगे देखेंगे इसको चेक करके, क्योंकि ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कई बार गलत हो जाते हैं, एग्जामिनर दूसरा लॉजिक दे देता है, हम लॉजिक दूसरा लगा देते हैं। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन में से एक, एच से आर की तरफ जाना है आपको, देखो एच से आर की तरफ जाना है, गेट यहाँ से खुल रहा है ना, इस गेट से घुसना है एच से आर की तरफ, तो एच से चलिए के की तरफ जा सकते हैं, खुल रहा है गेट जा सकते हैं, के से आर की तरफ खुल रहा है गेट जा सकते हैं, तो पहला वाला ठीक हो गया आपका, तो इस पे लगा लीजिए टिक। आपको अब जाना है एफ से आर की तरफ, जहाँ से गेट खुला होता है वहाँ से घुसना है, तो एफ से आर की तरफ जाएंगे, तो एफ से चले यहाँ से जा सकते हैं, जे की तरफ जा सकते हैं, जे से आर की तरफ जा सकते हैं, जा सकते हैं, तो दूसरा वाला भी ठीक हो गया। आपको जाना है अब एच से जे की तरफ, तो एच से के की तरफ जा सकते हैं, जा सकते हैं, के से आर की तरफ जा सकते हैं, आर से जे की तरफ जा सकते हैं क्या, नहीं, यहाँ पे हो गया गेट बंद, और ये इसीलिए जे तक नहीं पहुँच पाएगा, इसलिए ये वाला कंक्लूजन गलत हो गया। तो केवल 1 और 2, ओनली 1 एंड 2 फॉलोस। ये क्या कह रहा है, सार्वजनिक धूम्रपान कानूनन अपराध है, तो इससे क्या एजम्पशंस बनाई जा सकती हैं, धूम्रपान करना धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। देखो बात तो सही है, बट इसने ये कहा, फैक्ट ये है कि सार्वजनिक धूम्रपान जो है वो कानूनन अपराध है, सार्वजनिक धूम्रपान की बात की गई है, यानी कि पब्लिक स्मोकिंग की बात जो है वो अपराध के रूप में आ रही है। तो इससे ये अजम्पशन कैसे बना लें कि ये व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए थोड़ी सार्वजनिक धूम्रपान को अपराध बना दिया। धूम्रपान अपराध के लिए नहीं बोले यहाँ पे फैक्ट, इसने कहा सार्वजनिक धूम्रपान अपराध है, मतलब पब्लिक में नहीं होना चाहिए, पब्लिक के लिए नुकसान होगा ना वो तो
तो इसने तो कहा इस व्यक्ति के लिए हानिकारक है, तो मेरे हिसाब से ये वाला गलत होना चाहिए। बाकी इनका आंसर देखना पड़ेगा क्या है। तो पहला तो गलत होना चाहिए। धूम्रपान सार्वजनिक स्थानों पर अन्य लोग हैं, हाँ ये ठीक होना चाहिए। दूसरे लोगों के लिए खतरनाक है, इसीलिए तो इसको अपराध बनाया गया। तो ओनली टू होना चाहिए। बाकी इसका मैं फिर बता रहा हूँ, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को आप एंड में ही चेक करेंगे। लेमेंट है भाई आपका, इसके अक्षरों को वर्ण के क्रम में व्यवस्थित किया जाए। लेमेंट है भाई, LAMENT। सबसे पहले ए आएगा, ए के बाद BCDE आएगा, ई के बाद FGHIJKLM, एल आएगा, एम आएगा, एन आएगा, फिर बचा टी ही आएगा। देखिए कितने जो है अपरिवर्तित है, मतलब जिनका स्थान सेम है। ये बदल गया, ये भी बदल गया, ये भी बदल गया, ये भी बदल गया। ये दोनों जोड़े हैं बेचारे, बदले नहीं। ये भी वही है, ये भी वही है। तो दो ही ऐसे वर्ण हैं जो चेंज नहीं हुए हैं। कक्षा में 40 विद्यार्थी उनकी लंबाई के आरोही क्रम में पंक्ति में खड़े हैं। तो भाई पंक्ति है ऐसे, बढ़ते या घटते क्रम में। सुहानी आगे से 8वें स्थान पे है, 8वें स्थान पे है यहाँ पे सुहानी, ठीक है। सायमा जो है वो पीछे से 8वें पे है, तो पीछे से 8वें पे है सायमा। सुहानी और सायमा के बीच कितने विद्यार्थी हैं भाई? 40 लोग हैं टोटल। 8 यहाँ पे आ गए, 8 यहाँ पे आ गए, 16 हो गए, तो बीच में कितने बचे? 24 बचे। 40 है ना टोटल, तो 24 इनके बीच में होंगे। यह है गोलाकार मेज, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, कितने लोग हैं? 6। तो आप इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से इसको बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6। P N और R दोनों के ठीक बगल में बैठा है। P जो है वो N और R दोनों के ठीक बगल में बैठा है। P देखो, N यहाँ भी हो सकता है, R और ये N यहाँ भी हो सकता है और R यहाँ भी हो सकता है, कोई कन्फर्मिटी नहीं है, हम इसको मान के चल रहे हैं। आप दूसरा डायग्राम भी बना सकते हैं, दोनों डायग्राम को लेके चल सकते हैं। अब इसने कहा Q M और O दोनों के ठीक बगल में बैठा है। Q M और O का तो कोई कनेक्शन इसमें अभी मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। N जो है वो O के किसी भी और ठीक बगल में नहीं बैठा है। N जो है, अगर मैं इसको मानता हूँ तो ये O के बगल में नहीं है, तो O यहाँ पे होना चाहिए। ये तीनों सीट तो भरी हुई है, O यहाँ पे होगा। तो इसने ये बोला था Q जो है वो M O दोनों के ठीक बगल में बैठा है। O यहाँ पे है तो M यहाँ होना चाहिए। Q इन दोनों के ठीक बगल में है। इसने ये पूछा M कहाँ बैठा है? M बैठा है भाई Q के बगल में और N के बगल में, तो इसने N के बगल में बोला है, तो N के बगल में हो जाएगा। शब्दकोश में दिए गए उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो उन कौन सा शब्द अंत में आएगा? सबसे एंड में पूछा गया है। तो देखिए के बाद ई है, ई पहले आता है या आई आता है? ई पहले आता है ना, तो ये तो एंड में नहीं आएगा। आई, ई भी नहीं आएगा एंड में। आई, आई के बाद आता है एन, GHIJKLMN, तो यानी कि एन आएगा सबसे एंड में। आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। ABCD 5 व्यक्ति हैं। चलिए इसमें देखते हैं क्या कह रहा है ये। 5 व्यक्ति हैं, C की आयु D की आयु की 3 गुनी है, तो भाई C जो है ये 3 गुना है किसका? D का। A की आयु 3 है, और हमने देख लिया भाई A की जो एज है वो दे रखी है हमें 3। D की आयु E की आयु की आधी है, तो D की आयु बराबर है E की आयु की आधी। B की आयु A की आयु की दुगनी है, तो B की आयु जो है वो A की आयु की दुगनी है, ठीक है। E की आयु B की आयु की 4 गुनी है। अब E की आयु इसने दे दी बराबर B की आयु की 4 गुनी। C की आयु पूछ रहा है, यानी कि इसकी आयु पूछ रहा है। देखो इसकी आयु जो होगी ना वो 3 के मल्टीपल में होगी, क्योंकि ये D के 3 गुना है, और आयु तो फ्रैक्शन में नहीं दी जाएगी, ज़्यादातर चांसेस ये है।
तो हम पहले जो है ना इसमें ऑप्शन से पुट करेंगे, क्योंकि इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट नहीं करना आपको, इसमें ऑप्शन पुट करना है। तो सी जो है वो उसके ज़्यादा चांसेस है वो 3 का मल्टीपल हो। तो 3 का मल्टीपल इसमें केवल 36 दिख रहा है मेरे को। तो मैं पहले 36 को पुट करके देखूँगा, बाद में अगर कोई और भी होता है ना 3 का मल्टीपल तो उसको पुट करके देखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं 36 रखता हूँ तो डी कितना आ जाएगा, 12। और अगर डी 12 है तो ई कितना आ जाएगा, 24, है ना। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तभी तो। ई अगर 24 है, ई अगर 24 है तो बी कितना आ जाएगा, 6। और बी अगर 6 है तो ए कितना आ जाएगा, 3। और ए ही 3 है, तो यानी 36 इसका आंसर। ठीक है। अब इसने पूछा है इसे बिंदुदार रेखा पर मोड़ दिया जाता है तो कौन सा पैटर्न है। पारदर्शी शीट, ये पारदर्शी शीट है, इसको मोड़ देंगे तो क्या बनेगा ये पूछ रहा है। तो ये जो भाई चौड़ा यू आई ऐसे बन जाएगा, तो ये वी इसके अंदर आ जाएगा, तो वी अंदर ए में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 7 डिब्बे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, एक के ऊपर एक रखे हैं, डी नीचे से। 7 डिब्बे बना लीजिए भाई, पूछा गया है इसने। बी के ऊपर कितने डिब्बे रखे गए हैं, बी के ऊपर, तो इसको ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। ठीक है, तो आपने 1 2 3 4 5 6 7 डिब्बे बना लिए। डी के नीचे केवल 3 है, तो डी यहाँ पे है, इसके नीचे केवल 3 है। डी और जी के बीच में केवल 2 डिब्बे रखे हैं, तो डी और जी, यानी जी यहाँ भी हो सकता है और जी यहाँ भी हो सकता है। बी के ठीक ऊपर केवल सी को रखा गया है, जी यहाँ नहीं होगा, फिर बी यहाँ होगा। बी के ऊपर ठीक केवल सी है, अगर बी के ठीक ऊपर सी है तो भाई बी के ऊपर तो केवल एक ही व्यक्ति होना चाहिए, आई थिंक। मैं तो इसको ही लगाऊंगा भाई, बी के ऊपर ही तो पूछा है कितने व्यक्ति होंगे, तो एक ही होगा ना, जब उसके ऊपर केवल एक ही व्यक्ति है तो। 2016, 2016 4 से डिविजिबल है, मतलब लीप ईयर है, और लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366। 52 हफ्तों में कितने दिन हो गए, 52 हफ्ते मतलब इंटू 7, 364। तो 52 हफ्ते प्लस कितने दिन हो गए, 2 दिन, तो पी का मान कितना हो गया, 2। इसके अंदर कितने ट्रायंगल हैं, तो पहले भाई बड़े में देख लो, 1 2 3 4 और एक खुद ये 5, ये 6 7 8। 8 ऑप्शन में है, इससे ज़्यादा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो यही हो गया पी क्यू आर। तो यहाँ से आर से इस पर जाने के लिए -2 ए बी +1 एम एन ओ +2, एक बार -2 +1 +2, तो -2 सब में क्यू है, चेक ही मत करो। ठीक है, +1 पी से क्यू पे आएंगे तो क्यू दे रखा है 3 ऑप्शन में, इसमें +2 करना पड़ेगा, क्यू आर एस। तो क्यू आर एस बीच में क्यू आना था, एंड में +2 एस आएगा। ठीक है, चलिए जीएस पे आ चुके हैं हम। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल में जेडाइट पत्थर, जेडाइट पत्थर भाई मैंने पढ़ रखा है, ये है आपका एसएससी में आया हुआ है ऑलरेडी, पीवाईक्यू में, ये है दाउजली हेडिंग में ये आया हुआ है। आप पिनेकल में देखेंगे ना तो ये पहले पेज पे ही आई थिंक। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई थी आपके 2015 में, जब मोदी जी आए थे। माइमी ओपन टेनिस, ये मेरे को पता नहीं है भाई, क्योंकि करंट अफेयर का है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श किस देश से लिया गया, फ्रांस। पृथ्वी की कौन सी बाहरी परत ग्रेनाइट संरचना के लिए, ग्रेनाइट से बनी कौन सी है भाई, महाद्वीप की परत बनी है आई थिंक, और वो पूछा है इसने बाहरी परत, यही होगी। जैम भाई 2016 में आया था ये मुझे पता है, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम में इसको ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब आ चुका है मेरे पास ये सवाल। सार्वजनिक वस्तुओं की एक विशेषता है, देखिए सार्वजनिक मतलब पब्लिक गुड वो होती है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करी है, मतलब जैसे एजुकेशन ये सब। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट गुड है। जो सरकार वस्तुएं देगी उसकी क्या विशेषता है, ये वस्तुएं आपूर्ति में सीमित नहीं भाई, सबको मिलेगी। एक व्यक्ति की खपत दूसरे व्यक्ति की खपत को प्रभावित नहीं करती, एग्जैक्टली क्योंकि भाई अगर किसी ने इसका कंजप्शन कर लिया तो दूसरी कंजप्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, गवर्नमेंट उसको भी देगी, पब्लिक गुड उसको भी मिलेगी। डैश ने ऊष्मा गतिकी के पहले 2 नियमों को संहिताबद्ध किया और तापमान इतना इतना केल्विन के नाम, इसकी जानकारी मुझे नहीं है।
निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को हराया? पुलकेशिन सेकंड ने हराया भाई। 3 अप्रैल को डीआरडीओ ने इतनी मिसाइल, ये सब मुझे करंट अफेयर बिल्कुल नहीं पता। भारतीय संविधान के आर्टिकल 49 में क्या आता है भाई? स्मारक वगैरह। ठीक है, बच्चों की निःशुल्क शिक्षा आती है आर्टिकल 45 में। और ये है आपका मौलिक अधिकार, ये है आपका 51 आर्टिकल। तो ये है उत्तर से दक्षिण की ओर। तो इसका जो वो है, मैंने आपको बताया होगा, झे राब्स, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज। तो झेलम की जगह आप सिंधु भी लिख सकते हो। तो ये नहीं होगा सिंधु, सिंधु के बाद चेनाब आना चाहिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज। तो ये आपका आंसर। मुद्रा की डैश मांग मुख्य रूप से भविष्य के मुद्रा की कौन सी मांग होती है? ये तो मैंने रिवाइज नहीं कर रखा, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। भारत के किस प्रसिद्ध स्थान के सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग? करंट अफेयर का है, मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है। शादव राग में केवल डैश नोट के पैमाने होते हैं, नहीं पता। दिल्ली सल्तनत के दौरान राज्य के लिए की गई सेवाओं के बदले प्रशासनिक अधिकारियों को, रईसों को सुपुर्द एक क्षेत्रीय कार्य। सल्तनत के दौरान उनसे सेवा ली जाती थी, उसके बदले इनको एक क्षेत्रीय कार्य दिया जाता था। किसमें? इकता में किया जाता था बेसिकली उनको। इकता जो था वो एक लैंड दिया जाता था उसमें, मतलब वो सब एग्जैक्टली लाइन ये मैच नहीं कर रही, बट हाँ ठीक है। वो सेवाओं के बदले एक लैंड दे देते थे और उससे वो अपना करते थे मतलब टैक्स वगैरह कलेक्ट। उच्च उपज विविधता कार्यक्रम HYVB कितने क्षेत्र में लागू किया गया था? 2 मिलियन हेक्टेयर के लिए था ये। आदि पुराण के लेखक आई डोंट नो कौन है। आदि पुरुष तो यही है आई थिंक, मतलब ये मुझे नहीं पता, अभी मैं इसको मार्क रिव्यू करता हूँ, कभी आप समझो यही है। कौन सा अम्ल क्षारक सूचक है? लिटमस तो है ही है, टर्मरिक भी है, तो दोनों इसके आंसर। पहला एथलेटिक्स विश्व कप कहाँ और कब आयोजित किया गया था? इसको पहले संस्करण के बाद बंद कर दिया गया, ये आपने कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा और ये एग्जाम्स में बहुत बार आया हुआ है। तो पहला एथलेटिक्स विश्व कप जो था वो 2018 लंदन में किया गया था। रुक्मिणी देवी अरुंडेल आर्ट्स, ये पुस्तक प्रकाशित हुई, तो ये किस नृत्य से संबंधित है? रुक्मिणी देवी आपके भरतनाट्यम, ये भी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। टेस ऑफ दी डी उर्वर व्हील्स के लेखक आई डोंट नो। भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को खत्म किया गया था 1813 के एक्ट में। भारत के कौन कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं? वीवी गिरी रहे हैं, जाकिर हुसैन रहे हैं, बीडी जट्टी रहे हैं, ये प्रधानमंत्री रहे हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मैंने देखा नहीं। गिर राष्ट्रीय उद्यान को इनके गिर में क्या पाया जाता है? एशियाई शेर। गिर कहाँ पे है आपका? गुजरात में। हाइड्रोकार्बन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं भाई? ये ऑक्सीकृत नहीं होते, ये वाला ठीक है, ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है बेफिजूल में। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग की स्थापना हुई थी, कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी आपकी आई थिंक शिमला में, आई थिंक, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, शिमला ही होना चाहिए, आगे देखेंगे अभी, है ना। आर्य समाज की स्थापना 1875। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, 2024 की थीम क्या थी? आई डोंट नो। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व 100 से कम है? तो भाई कौन सा है कम? सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। आध्यात्मिक दलाई लामा ने भारत के किस वर्ष राजनीतिक शरण मांगी थी? ये आए थे हमारे दलाई लामा 1959 में। बाल चरखा संघ की स्थापना, बाल चरखा संघ आई डोंट नो किसने किया। बर्फ का एक द्रव्यमान है जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में अपने संचय के स्थान दूर एक सीमित क्षेत्र के साथ धीरे धीरे चलता है, तो ग्लेशियर ही चलते हैं धीरे धीरे। 15 अप्रैल को भारत और किस सेना के बनते हैं? आई डोंट नो। किस जानवर के पाचन तंत्र में एक ही द्वार होता है जो मोर गुदा दोनों का काम करता है? आपने बहुत बार सुना होगा, प्लेटीहेल्मिन्थेस। ये लगा है ना।
राज्यसभा में बॉयलर्स विधेयक ये मैंने सुना था, ये नया सा शब्द था, मैंने अखबार में पढ़ा था इसलिए मेरे को याद है। बाकी टाइम कम है, आगे बढ़ते हैं। मार्च 2023 में इतनी 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 धारा जॉनसन प्रयास अस्वीकार कर दिया, आई डोंट नो। वह जनन विधि जिसमें एक ही जनक संतान उत्पन्न करने में सक्षम होता है उसे कहा जाता है एक ही। तो जिसमें लैंगिक जनन में दोनों चाहिए होते हैं, और एक ही जिसमें चाहिए होता है वो अलैंगिक जनन होता है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के अंतर्गत किसको शामिल, आई डोंट नो। किस भारतीय ने 2023 में संयुक्त राष्ट्र यूएन, ये नहीं पता मुझे। महावट क्या है, महावट होती है वर्षा जो सर्दी के दौरान होती है, लहरें नहीं, बादल फटना नहीं, चक्रवाती वर्षा। कम श्रम और पूंजी के साथ बड़े खेतों में कृषि को कहा जाता है सामान्य श्रम। सामान्य श्रम, कम श्रम नहीं, सामान्य रूप से कम श्रम और पूंजी के साथ बड़े बड़े खेत। पूंजी जिसमें ज़्यादा लगी होती है वो होता है भाई बड़े विस्तृत खेती। गहन खेती होती है जो बड़े लेवल पे की जाती है लेकिन उसमें श्रम ज़्यादा होता है। ये तो कोई खेती ही नहीं है, तो यही होगा। भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये किया था एपीजे अब्दुल कलाम जी ने शुरू। विश्व में पहला परमाणु शिखर, आई डोंट नो। निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी आई थिंक मैंने सुना है, ये शायद गिरिजा देवी थी या सिद्ध, इन दोनों में से एक ही थी। गोवा की किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य, आपको पता होना चाहिए, घोड़ा मोदनी, ये एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है, पिनेकल में भी दिया हुआ है, आपने देखा होगा। लावणी महाराष्ट्र का, बीहू असम का, राउफ ये आपका उधर का है कश्मीर और लद्दाख की साइड का। फ्लैश ड्राइव क्या होती है आपकी, पेन ड्राइव। किस पर्वतमाला, कौन सी पर्वतमाला राजस्थान से संबंधित है, तो आपको पता होगा ये तो अरावली पर्वत। पेरिस ओलंपिक की जूरी में शामिल होने वाली पहली महिला थी अपनी बिल्किस मीर, ये न्यूज़ में रहा था थोड़ा। भारतीय संविधान के 71वें संशोधन में ये भाषाओं को डैश 8वीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल किया गया। 22 भाषाएं टोटल इसमें। तो ये हमारा खत्म। इसमें हमने कितने अटेम्प्ट कर लिए, 35। तो अब इसमें तुक्का मारते हैं ना, पता नहीं है क्या है बट इसमें तुक्का मारते हैं। अटेम्प्ट तो करनी है 40-42, तो इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है। ऊष्मा की गति की, ये लगा देते हैं, किस पे लगाएं, थॉमसन वगैरह पे। ये मिसाइल छोड़ी है तो इसको हम किस पे लगा देते हैं, गुजरात पे। मुद्रा की डैश मांग, मुझे नहीं पता इसलिए मैं लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे अटेम्प्ट करने हैं, कुछ क्वेश्चन सही चले जाएं क्या पता। मैं अटेम्प्ट थोड़ा ज़्यादा रखता हूँ। राग में केवल डैश नोट, तो 5 नोट लगा देते हैं। डेज ऑफ द ओल, ये सब मुझे तो पता नहीं है बट आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा है इसमें, थोड़ा कम अटेम्प्ट करने की कोशिश। स्वास्थ्य दिवस की थीम, सेव प्लेनेट, हार्ट बीट, माई हेल्थ माई राइट, ए प्लेनेट, आर प्लेनेट आर हेल्थ। हेल्थ, हार्ट बीट, सेव प्लेनेट सेव हेल्थ, ये लगा देता हूँ। बाल चरखा संघ, बाल चरखा संघ महात्मा गांधी ने तो नहीं किया, वो इनके शिष्य ने किया हो शायद, पता नहीं, विनोबा भावे ने। 34 एक्सरसाइज 10 लिख अफगानिस्तान हो सकता है, डोंट नो। धारा वारा ये तो नहीं पता मेरे को, कितने हो गए इसमें टोटल, 88 रह गए, 42 हो गए, इतना काफ़ी है इसमें। इसको सबमिट करते हैं, पूरे टेस्ट को देखते हैं। 7 मिनट पहले सबमिट कर रहे हैं हम इसको। व्यू रिजल्ट। ये आप देख सकते हैं, मुझे तो दिख नहीं रहा, आप ही देखो इसको। ये नीचे कैसे आएगा भाई। ये आपका था हमारा आरपीएफ एस, नहीं आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम था ये वाला।
तो आरपीएफ कांस्टेबल का भी हमने मॉक दिया है, इसकी ये वाला। तो इसका रिजल्ट देख लेते हैं क्या रहा। इसमें हमारा स्कोर रहा है भाई 99.7, परसेंटाइल भी अच्छी है और रैंक भी ठीक ठाक है। अब हम इसमें देख लेते हैं इनकरेक्ट कौन से हैं। क्वांट में भी हमारे इनकरेक्ट हुए हैं क्या? एक हुआ है हमारा क्वांट में। ओ हो, देखिए इसमें हमने सिली मिस्टेक कर दी। हमें पता था कि इसके 4 पॉइंट नहीं आने थे, हमने गलती से ये वाला लगा दिया है। आंसर हमने ठीक निकाला था बट गलती से ये वाला टिक किया गया, नहीं तो ये भी ठीक था हमारा। तो सिली मिस्टेक्स इस तरीके से जल्दबाजी में ना करें, आप भी इस बात को ध्यान में रखें। और इंटेलिजेंस, इसमें भी हमारा कुछ गलत हुआ है। ओहो, ये शायद हमने जिसका डायग्राम हमें हटाना पड़ा था वो देखने के लिए, तो वापस से इसको एक बार चेक कर लेंगे। डायग्राम तो हमने सही बनाया था, इसको वापस से बैक जाके एक बार चेक कर लेंगे। आप इसको सॉल्व करेंगे। और जीएस में हमारे काफ़ी सारे गलत हुए हैं। जो भी हमारे गलत होंगे मॉक टेस्ट में, इन सभी का जो सॉल्यूशन दिया गया है आपको, वो पीछे से आप सभी लोग चेक करेंगे इसको। और इनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको लगता है इम्पॉर्टेंट है, आपको लिखनी चाहिए, वो सभी लोग मॉक टेस्ट की एक कॉपी बना के उसमें लिखेंगे। तो आप यहाँ पे डालेंगे हमारा ये रहा आपका आरपीएफ का कांस्टेबल का पहला मॉक। तो इस पहले मॉक में हमारा स्कोर ये रहा। जो गलत क्वेश्चंस हैं उसे अलग अलग, जैसे क्वांट के अलग हैं, क्वांट के जितने क्वेश्चन गलत रहे आप लिखेंगे एक क्वेश्चन ये गलत रहा, इसमें ये होना चाहिए था। हमने तो खैर जल्दीबाजी में उसको गलत कर दिया, लगा कुछ और दिया, आंसर कुछ और निकला था। ठीक है, ऐसे ही रीजनिंग का अगर कोई लॉजिक गलत होता है तो वो, और जीएस के प्रॉपर नोट्स बनाइए। जिस भी क्वेश्चन को आपने गलत किया है उसको लिखिए और उसके बारे में और अच्छे से लिखिए, रिवाइज करिए उसको बार बार, कॉपी को बनाने के बाद रिवीजन भी करिए। ठीक है, तो ये था आज का हमारा आरपीएफ कांस्टेबल का मॉक टेस्ट, जिसमें हमारा स्कोर सेटिस्फैक्ट्री रहा है। तो अब आपसे मिलते हैं अगले किसी मॉक में। मोस्ट प्रोबेबली रेलवे का या जीडी का मॉक रहेगा। जो भी होगा आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाले मॉक में। मॉक लगाते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो को लास्ट तक देखा।